चुनाव आयोग के नियम और आचार संहिता के बारे में सख्ती से पालन किया जा रहा है और लोगों से मतदान करने और लोकतंत्र को मजबूत करने का संदेश दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की गाइडलाइन का पालन किया जाएगा और कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए चुनाव को सकुशल संपन्न कराने का काम भी किया जाएगा। सबसे पहले मैं आप सभी जितने भी हमारे मीडिया बंधु हैं उनको मैं जनपद फिरोजाबाद में 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, उसमें चुनाव की क्या डेट्स रहेंगी उनके बारे में बताऊंगा। जनपद फिरोजाबाद में 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, उसमें सभी में निर्वाचन की अधिसूचना 25 जनवरी को, जिस दिन नॉमिनेशन हमारा स्टार्ट है वो 25 जनवरी को स्टार्ट होगा। नॉमिनेशन का आखिरी दिन की तारीख 1 फरवरी है। नाम निर्देशनों की जांच हेतु जो तारीख है वो 2 फरवरी है। नाम वापसी 4 फरवरी तक की जा सकती है और उसके उपरांत 20 फरवरी 2022 ये जनपद फिरोजाबाद की 5 विधानसभा में वोटिंग का दिन रहेगा। मतदान का दिन 20 फरवरी है। इसके उपरांत मतगणना 10 मार्च 2022 को पूरी की जाएगी और 12 मार्च के बाद 12 मार्च अंतिम तारीख है, जिससे पूर्व निर्वाचन को पूर्ण करा लिया जाएगा। जहाँ तक कोविड को देखते हुए जो आयोग के निर्देश हैं उनके संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जितने भी PWD वोटर हैं, दिव्यांग वोटर हैं या 80+ वोटर्स हैं और ऐसे लोग जो एसेंशियल सर्विसेज के बीच में लगे हुए हैं, उन सभी के लिए आयोग ने पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की है। ये सभी लोग या कोई ऐसा आदमी जो कोविड पॉजिटिव है, जो हॉस्पिटलाइज है, उसके लिए भी आयोग ने पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की है। वो लोग उसमें जो हमारी मतदान की टीम है, स्पेशल टीम है, वो उन लोगों के घरों पे जाकर पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कराएंगी। 8 जनवरी 2022 से माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में जनपद में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और उसके लिए उसकी मॉनिटरिंग के लिए जितनी भी टीमें हैं उन सभी का गठन कर लिया गया है और 24/7 उस चीज की मॉनिटरिंग कर रही हैं और जनपद लेवल पे जो हमारा कंट्रोल रूम है, MCMC कमेटी है, वो इस चीज को देख रही है। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बहुत सारे निर्देश, कैंडिडेट्स के लिए बहुत सारे निर्देश आयोग ने दिए हैं, वो सभी को हम लोगों ने अभी आपके बीच में विस्तार से बताया है। ऑनलाइन नॉमिनेशन की सुविधा, ऑनलाइन फीस जमा करने की सुविधा, रैली का स्थल क्या रहेगा, 15 फरवरी तक कोई रैली नहीं होगी, कोई किसी तरह की नुक्कड़ सभा वो सब नहीं होगी, ये सभी आप लोगों को बहुत विस्तार से हम लोगों ने बताया है। और प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से मैं सभी जनता से अनुरोध करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो हमारा 20 फरवरी की तारीख है, जिस दिन हमारा वोटिंग होनी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बूथ पर आए और कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए, जो भी आयोग के निर्देश हैं उनका पालन करते हुए हम लोग एक अच्छा डेमोक्रेसी का उदाहरण तो लोगों के सामने रख सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें और अपने जो उनका वोटिंग राइट्स है उसका वो पूरा फायदा उठा सकें। ये सभी से मेरी अपील है, मेरी फिरोजाबाद की जनता से अपील है, आप लोगों के माध्यम से। धन्यवाद। खासकर जनपद के ढोलना थाना इलाके में प्रसव के मरीज को लेकर आ रही सरकारी एम्बुलेंस में अचानक आग लग गई, जिससे एम्बुलेंस और मरीज के तीमारदारों में हड़कंप मच गया। एम्बुलेंस में रखा ऑक्सीजन सिलेंडर तेज धमाके के साथ फट जाने से एम्बुलेंस के परखच्चे उड़ गए। हालांकि AMT और चालक की सूझबूझ के चलते मरीज और तीमारदार भाग खड़े हुए। इस बड़े हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दरअसल धू कर जलती दिखाई दे रही है सरकारी एम्बुलेंस UP 41C 1331 है। मेरा नाम AMT अरविंद कुमार। जो एम्बुलेंस में एक धमाके के साथ जहाँ पे आग लगी है और काफी मरीज इसमें सवार थे वो बच गए, क्या वजह से हादसा हुआ है? ये अचानक गाड़ी में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से, वायरिंग शॉर्ट होने की वजह से डैशबोर्ड में अंदर से अचानक आग लगी। हमने EMT और पायलट दोनों ने भरसक प्रयास कोशिश की, आग को बुझाने में नाकाम रहे और उसमें नगला थनी कुमरपुर गांव का एक डिलीवरी पेशेंट था। उसे हमने फिर जल्दी आनन फानन में निर्णय लेकर के जल्दी उनको उतारने के बाद में उनको सुरक्षित अलग किया और गाड़ी में आग ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया, जिसमें हम EMT पायलट दोनों ही असमर्थ रहे और किसी भी तरह से हम उसे बुझा नहीं पाए और लास्ट में स्थिति ये रही कि हमारी गाड़ी में पूर्ण रूप से आग लग गई और आग ने अपना विकराल रूप धारण करके सारी चीज पूरी गाड़ी को भस्म कर दिया। किसी के हताहत होने की खबर है क्या? किसी के हताहत होने की खबर नहीं, कोई नहीं, सभी लोग सुरक्षित हैं। EMT पायलट और गाड़ी में जो पेशेंट था वो भी अपने सुरक्षित हैं।
कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, यह कहावत सही कर दिखाई बहेड़ी पुलिस चौकी इंचार्ज दानवीर सिंह व अन्य सिपाहियों ने। दरअसल बहेड़ी के साई सुधा बैंकट हॉल में बीजेपी की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता भगवा गमछा पहने हुए नजर आए। इसी जोश में बहेड़ी कस्बा इंचार्ज दानवीर व अन्य पुलिसकर्मी को भी सत्ता का जुनून सवार हो गया। लगे हाथों भगवा गमछा सभी ने अपने गले में डाल लिया और पूरे ग्रुप की एक सेल्फी भी ले ली। जैसे ही यह फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोग तरह तरह के कमेंट करते नजर आए। कोई बोला सत्ता का असर पुलिस पर खूब दिखाई दे रहा है। फिलहाल मामला सामने आने के बाद पुलिस ने मौन व्रत रख लिया और कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। भिंड जिले में जहां किसान पहले से ही कई मुसीबतों से जूझ रहा था, खाद बीज न मिलने की समस्या, बेसहारा गायों से लगातार फसलों का नुकसान होना, मगर अब कुदरत के कहर ने अन्नदाताओं पर बेमौसम बरसात व ओलावृष्टि से झकझोर दिया है। रात को मुसीबत बनकर आई प्राकृतिक आपदा को अन्नदाताओं ने तब समझा जब सुबह खेतों पर गए तो नजारा देखकर आंखों से आंसू निकल आए। अन्नदाताओं का कहना है कि लगातार प्रशासन के ढीले रवैये से हम परेशान थे और अब वर्षा व ओलावृष्टि ने हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कर्ज लेकर साल भर मेहनत करने के बाद कर्ज चुकाना और बचे हुए अनाज के दानों से हमने कई सपने पिरोए हुए थे, जिसमें बच्चों के स्कूलों की फी थी, उनके लिए कपड़े। अब हम कर्जा कहां से चुकाएंगे और मुंह ताक रहे बच्चों को क्या समझाएंगे। यहाँ भिंड जिले में दबो और आलमपुर तहसील में लगभग 17 विलेजेस है, गांव है। वहाँ ओलावृष्टि के कारण कल रात में हुए ओलावृष्टि के कारण यहाँ फसल नुकसान का रिपोर्टिंग आया है, जिसके तहत सभी 17 विलेजेस का रेवेन्यू टीम के माध्यम से सुबह ही एसडीएम, तहसीलदार और पटवारी सभी लोग भ्रमण कर दिए हैं। और अभी में एडीएम साहब, कृषि विभाग का अधिकारीगण और समस्त टीम पुनः सभी जगहों में जा रहे हैं ताकि तो एक प्रारंभिक आकलन हो सके। सभी 17 विलेजेस में टीम गठित किया गया है। ज़्यादातर यहाँ जो फसल का जो नुकसान है वो सरसों में, मटर, चना में और कई कई जगह में गेहूं में परिलक्षित हुआ है। सभी जगह में टीम्स गठित किया है और टीम्स का सर्वे का वारफूटी में करने का निर्देश दिए गए। हमारी केंद्रीय सरकार, हमारी प्रदेश सरकार किसान हितैषी है। हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी, सम्मानीय मुख्यमंत्री जी हमेशा ही किसानों के हित में कार्य करते आए हैं। और मैं यहाँ देख रहा हूँ किसान भाइयों का फसल में 100% नुकसान हुआ है। किसान भाइयों के लिए ये फसल ही उनके जीवन यापन का साधन है, यही उनकी रोजी रोटी है, यही उनका व्यापार है। हमारी सरकार हमेशा ही किसान भाइयों के साथ खड़ी है और मैं ये प्रयास करूंगा कि हमारे किसान भाइयों को इस नुकसान का 100% मुआवजा सरकार दे। तो साहब हमारी फसल साफ हो गई और जो बच्चों की फीस कैसे भरेंगे साहब, हमारे जो बच्चा बता छोटे छोटे क्या करें साहब, मजबूरी है साहब, प्रयास हो चुके साहब। कोई मान लो इंजन साहब, हमारे पास तो गरीब आदमी है साहब। इंजन से मैं आती तो काट काट खेती करी साहब, बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे, सफाई जल रहे साहब, बूढ़े पड़ गए, क्या करें साहब, सफाई जल रहे, कुछ नहीं है। कितनी बीघा खेती है आपकी? हमारी खेती बैठा था सब 15 बीघा, 15 बीघा सफाई जल, हम कुछ नहीं है। ऐसा हुई है 3 दिन से लगातार हो रही है। खेतों में कीचड़ है इस समय, तो मेड़ पर तो नहीं जा सकते, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा सूखा होगा तो एक एक खेत का हम लोग सर्वे करवाएंगे। नुकसान हुआ है लोगों को ओलावृष्टि से। आपकी दृष्टि से सर ये 100% नुकसान है कि उससे कम लग रहा है आपको? जो 70% दिख रहा है वो तो सबको दिख रहा है। तो पुलिस अधीक्षक बहराइच किशोर कुमार चौधरी की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के संबंध में जानकारी दी। अब आगंतुक पुलिस अधीक्षक बहराइच किशोर कुमार चौधरी ने कहा कि चुनाव आयोग की गाइडलाइन है कि निष्पक्ष चुनाव कराया जाए। देखिए, अभी जो पहली प्राथमिकता हम लोग की है वो कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन कराते हुए
जो चुनाव प्रस्तावित है उसको फ्री फेयर एंड पीसफुल तरीके से संपन्न कराना है। जो आचार संहिता लागू हुई है उसको प्रभावी तरीके से लागू कराना और जो भी चुनाव संबंधी कार्रवाइयाँ हैं उसको पूरी कराना। इसके अलावा फ्री फेयर एंड पीसफुल इलेक्शन की के जो हम इलेक्शन कमीशन का उद्देश्य है उससे संबंधित जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं, जो पुलिस से संबंधित कार्रवाइयाँ हैं उसको और आगे बढ़ाना और चुनाव बेहतर से संपन्न कराना, ये प्राथमिकता है और इसको संपन्न कराया जाए। स्थानीय पुलिस चौकी क्षेत्र के बाड़ी में अवैध खनन व रास्ते के विवाद को लेकर स्थानीय ने किया घंटों टिप्पणों का चक्का जाम। मौके पर नहीं आए कोई जिम्मेदार। डाला स्थित बाड़ी में भारतीय जनता पार्टी के बूथ प्रभारी अरुण चंद्र सिंह उर्फ प्रभाकर के नेतृत्व में आज बाड़ी में पत्थर खनन से निकलने वाले रास्ते को घंटों रोक दिया गया, जिसमें रास्ता के लेकर विवाद खड़ा हो गया। भूमि आबादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है व सैकड़ों लोग निवास करते हैं, जिन्हें हैवी ब्लास्टिंग के साथ साथ ब्लास्टिंग से उड़कर मकानों के ऊपर गिरते हुए पत्थर की भी मार झेलनी पड़ती है, जिनका कोई सुनने वाला नहीं है। अशोक श्रीवास्तव जी, क्या समस्या है? समस्या ये है कि रोजगार नहीं है। हम 20 वर्ष पुराने पेड़दार हैं, खदान में काम किए। अब यहाँ पर हमको काम नहीं मिल रहा। अब बेरोजगार बैठे हुए हैं। इस वजह से है कि भाई अगर बाहरी लोग को काम मिल रहा और हम लोगों को काम नहीं मिल रहा, इसका समाधान होना चाहिए। यही है समस्या। तो आप लोग अपनी बातों को कहीं रखें? बातों को रखे जो यहाँ की टेंडर वाले उनके सामने रखा जाता है। अच्छा, बस वो ये लोग कह देते हैं कि अब साइड और लीज हो तब मिलेगी, और साइड लीज होगी तो मिलेगी। यही करके बात टाल देते हैं। तो अभी वर्तमान में क्या इच्छा है? वर्तमान में ये है कि भाई साइड अगर नहीं मिलेगा तो इसी तरह रुका रहे रास्ता, और क्या होगा। हम लोग जब हमारे पास और क्या है, हम लोग तो यही रोक के उनसे मिलना चाहेंगे। ऐसे आते नहीं आए बात करें हम लोगों से। नाम है आपका? मेरा नाम वकील अहमद है। कहाँ के रहने वाले? यही डाला बाड़ी के रहने वाले। जस्ट खादा माइंस के बगल में हमारा घर है। ये रोड आप लोग जाम किए हैं यहाँ खदान में, क्या मामला है? मामला ये है कि पूरे जो ये रास्ता यहाँ पर कुछ है नहीं, आपसी आदमी संबंध व्यवहार में जो है रास्ता दिया निकलने के लिए। ये पूरा हम लोग की जमीनें भी सब कब्जा करते जा रहे हैं, रोड बनाते जा रहे हैं। अच्छा, तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे फिर? इस रास्ता हम लोग नहीं निकलने देंगे। और यहाँ अवैध खनन कर रहे हैं लोग। अवैध खनन भी हो रहा है? जी, अवैध खनन हो रहा है। 15 बिस्सा जो है लीज हुआ है, तो 1 एकड़ में काम कर रहे हैं यहाँ। और हम लोग लोकल आदमी बेरोजगार बैठे हुए हैं, हम लोग को कोई काम भी नहीं दे रहे हैं। हम लोग बाहर जा रहे हैं। जितने आदमी यहाँ काम कर रहे हैं बाहरी काम कर रहे हैं? जी, सब बाहरी कर रहे हैं। 1-2 लोगों को काम दिए हुए हैं, सबको काम नहीं दिए हुए हैं। आप लोग की मांग क्या है? हम लोग की मांग है कि हम लोग को भी, हम लोग का अगर हम लोग अपनी जमीन दिया, स्थायी लोग को काम दे, हम लोग को लोकल लोगों को काम दिया जाए। जो इस तरह से ब्लास्टिंग हो रही है, यहाँ ब्लास्टिंग को कंट्रोल किया जाए। दोहन हो रहा है, इससे पूरी यहाँ की बोरिंग सूख रही है। लोग हर तरह से त्रस्त हैं। कम से कम लोगों को यहाँ स्थायी लोगों को काम दिया जाए और अवैध खनन बंद हो। शासन प्रशासन का क्या सहयोग है? कोई सहयोग नहीं है। कोई सहयोग नहीं है शासन प्रशासन का। तो हम देख रहे हैं यहाँ खदान है बगल में बड़ा। अशोक श्रीवास्तव जी, क्या समस्या है? समस्या ये है कि रोजगार नहीं है। हम 20 वर्ष पुराने पेड़दार हैं, खदान में काम किए। अब यहाँ पर हमको काम नहीं मिल रहा। अब बेरोजगार बैठे हुए हैं। इस वजह से है कि भाई अगर बाहरी लोग को काम मिल रहा और हम लोगों को काम नहीं मिल रहा, इसका समाधान होना चाहिए। यही है समस्या। तो आप लोग अपनी बातों को कहीं रखें? बातों को रखे जो यहाँ की टेंडर वाले उनके सामने रखा जाता है। अच्छा, बस वो ये लोग कह देते हैं कि अब साइड और लीज हो तब मिलेगी, और साइड लीज होगी तो मिलेगी। यही करके बात टाल देते हैं। तो अभी वर्तमान में क्या इच्छा है? वर्तमान में ये है कि भाई साइड अगर नहीं मिलेगा तो इसी तरह रुका रहे रास्ता, और क्या होगा। हम लोग जब हमारे पास और क्या है, हम लोग तो यही रोक के उनसे मिलना चाहेंगे। ऐसे आते नहीं आए बात करें हम लोगों से। सिंह है। क्या समस्या है? समस्या यहाँ है सर कि हम लोग यहाँ खदान से जुड़े हुए, मतलब बगल में ही हम लोगों का घर है। ये लोग प्लास्टिक इतना जबरदस्त करते हैं कि सारे घरों में कंपन हो जाता है, दीवारें फट जाती हैं और जल स्तर भी नीचे जा रहा है। और यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो बेरोजगार हैं और बाहरी लोग आके यहाँ काम कर रहे हैं। हम लोगों का यही डिमांड है कि यहाँ सबसे पहले लोकल लोगों को काम दिया जाए, और जब तक काम नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ काम नहीं चलने देंगे। किसकी खदान है ये ई टेंडरिंग वालों की खदान है। किसके नाम से है? किसके नाम से है? नाम नहीं बता पाएंगे, ये जानकारी है। उसमें कई ग्रुप है लोगों का, इंडिकेट मिला।
नाम अरुण सिंह है। क्या मामला है? मामला यही है कि यहाँ के स्थानीय लोगों को काम नहीं दिया जा रहा है। यहाँ टोटल ये सामंजस्य जो रास्ता निकला हुआ है, इस रास्ते में जो यहाँ बस्ती के लोग हैं, ब्लास्टिंग हो रहा है, लोग का मकान हिल जा रहा है, मकान टूट जा रहा है, लोगों को कहीं काम नहीं मिला, टोटल अवैध खनन चल रहा है। कम से कम जब बात हुई कि यहाँ के स्थानीय लोगों को काम दिया जाएगा, किसी भी स्थानीय लोगों को यहाँ काम नहीं दिया, टोटल बाहरी आदमी काम कर रहे हैं। यहाँ बड़ी बड़ी मशीनों से काम हो रहा है कि कम से कम यहाँ के लोकल लोग जो काम करने वाले हैं उनको तो रोजगार मिलना चाहिए, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के स्थानीय लोगों को काम मिले और बाहरी लोगों को हमें हटा जाए, टोटल यहाँ के स्थानीय लोग काम करें, अवैध खनन बंद हो। तो इसीलिए आज आप लोग के माध्यम से जाम लगाया गया है। तो आप लोग कब तक ये जाम ऐसे लगाएंगे? भाई जब तक इसका कोई समाधान नहीं निकल जाता है। आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं? अरे यहाँ से रह तो कम 20 साल हो गए। 20 साल से। और ये खदान जो अभी संचालित हुई, इसमें सभी लोग बाहर के हैं? सब बाहरी काम कर रहे हैं। आप लोग को इसमें का वर्क नहीं दिया जा रहा है? नहीं दिया गया। तो शासन प्रशासन से क्या मांग है आपकी? भाई मांग है कि यहाँ के लोगों को अधिक से लोगों को रोजगार दिया जाए, और जो ये ब्लास्टिंग इससे इस तरह से हो रही है, जो मकान यहाँ हिल जा रहे हैं, मकान टूट रहे हैं, समझे ना, घर पड़ जा रहा है, इसका ध्यान देते हुए ब्लास्टिंग इस हिसाब से कराई जाए कि यहाँ के लोगों को क्षति ना हो। जल स्तर भी बता रहे हैं? हाँ, यहाँ का जल स्तर भी सूख रहा है। इस तरह से पानी का दोहन हो रहा है तो जल स्तर एकदम नीचे चला गया है। क्या पानी निकाला जाता है क्या? हाँ, पूरी पानी जबरदस्ती हमारे जमीन में से पाइप लगा करके ले गए हैं, पानी पूरा खदान का निकाल रहे हैं ये लोग। देखिए, जब मेरा नाम नहीं, लोग कहते हैं। क्या समस्या है? ये समस्या है कि मैं 50 साल से यहाँ रहा हूँ। आज बगल में मैं काम भी किया हूँ, आज मैं बेरोजगार हूँ। हमारे जमीन को ये लोग जो है किनारे रोड बना दे रहे हैं, है ना, रात में खन दिए, पूरा जमीन के सामने रोड निकाल रहे हैं। हम बेरोजगार हैं, हमको रोजी नहीं मिल रहा है। अच्छा जी। तो अब आपके ये जो जाम लगा है, इसमें आप क्या चाहते हैं? जाम इसलिए लगाए हैं सर कि हम लोग लोकल के हैं, 50 साल से हम यहाँ रहते हैं, हमको काम दिया जाए। और उन लोगों के माध्यम से क्या कहा जाता है? जी, मतलब ये टेंडरिंग के माध्यम से क्या कहा जाता है आप लोगों को? ये टेंडरिंग के माध्यम से यही होता है कि बस ठीक है, देंगे, बस यही टाल देते हैं। उनका संचालन जैसे वाहनों का किधर से होता है, किस मार्ग से होता है? संचालन सर ये सामने से है, हमारे घर के तरफ से, इधर से भी है। अच्छा जी। जल किसकी खदान है ये? जल शादी टेंडरिंग में हुआ है अभी, गिरी बाबा खदान है। सामने देखिए सर, पाइप लगा हुआ है। हाँ, इसी तरह से पानी निकलता है। हम लोग का बोरिंग सब सूख गया है। अच्छा, ये गिरी बाबा खदान है ये? जी, गिरी बाबा टेंडरिंग दोनों चल रहे हैं। अच्छा, दोनों साथ? जी। वैध है क्या? वैध है, वैध सब चल रहे हैं यहाँ। उत्तर प्रदेश में जहां एक ओर विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, तो वहीं दूसरी ओर मतदाता भी अपने मत का प्रयोग करने की पूरी तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी सभी पार्टियों के दावेदार अपने टिकट को लेकर असमंजस में बने हुए हैं और लगातार चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। आपको बताते चले, देखा जा रहा है कुछ युवा मोटर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत बेटी हूँ बेहतर चुनूंगी, अखिलेश यादव को चुनूंगी। युवतियों से बात की तो उन्होंने बताया, समाजवादी सरकार में छात्राओं की सुरक्षा, महिलाओं का सम्मान, 1090 की सुविधा, 100 डायल जैसी तमाम सुविधाएं दी गई थी। जब संवाददाता ने बात की तो उन युवतियों ने कहा कि मैं बेटी हूँ बेहतर चुनूंगी, समाजवादी पार्टी को चुनूंगी, अखिलेश यादव को चुनूंगी और बरेली विधानसभा से डॉक्टर अनीश बैग को चुनूंगी। हालांकि टिकट को लेकर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मैं अलीशा हूँ, मैं बरेली शहर में रहती हूँ। बेटी हूँ बेहतर चुनूंगी, माननीय अखिलेश यादव जी और अनीस बेग को चुनूंगी। जिन्होंने हमें साइकिल दी मैं उन्हें चुनूंगी, जिन्होंने हमें 1090 दिया मैं उन्हें चुनूंगी, जिन्होंने हमें लैपटॉप दिया मैं उन्हें चुनूंगी, जिन्होंने हमें कन्या विद्या धन दिया मैं उन्हें चुनूंगी, जिन्होंने महिला सुरक्षा दी मैं उन्हें चुनूंगी, जिन्होंने मेट्रो दी मैं उन्हें चुनूंगी, जिन्होंने हमारे देश के लिए इतना कुछ किया, हमारे देश को नया करने के लिए सब कुछ किया, तो सिर्फ मेरा वोट उन्हीं को जाता है। तो मैं अखिलेश यादव जी और अपने अनीस बेग के साथ हूँ, तो मैं सिर्फ उन्हें ही चुनूंगी और मेरी आशा यही है कि आप लोग भी उन्हीं के साथ दें, क्योंकि हम चाहते हैं हम अपने देश के लिए कुछ नया करें। अब तक जो भी कुछ हो पाया है वो कुछ अच्छा नहीं हुआ है, तो अब की जो विधानसभा है हम उसी को जिताएं और उसी के चलते
किसी भी चीज़ में, अपने इस्लाम में या किसी भी धर्म में कोई भेदभाव ना हो। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बहुत से लोग भेदभाव करते हैं, तो हमारे समाज में ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हर किसी को एक जैसा समझना चाहिए। और मेरी आशा यही है कि आप लोग भी अनीस बेग को और अपने अखिलेश यादव जी को वोट दें। कुछ ही समय बाद आप किस पार्टी को वोट करेंगे? समाजवादी पार्टी को ही वोट करूंगी और मैं तो यही कहूंगी कि समाजवादी पार्टी को ही सभी को वोट करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को ही वोट क्यों करेंगे, ऐसा क्या है समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी में विकास की गंगा बही है, सभी को एक वर्ग के समान समझा जाता है। समाजवादी पार्टी में धर्म जाति में कोई भी भेदभाव नहीं होता है, इसलिए मैं समाजवादी पार्टी को ही चुनूंगी और उसे ही वोट करूंगी। समाजवादी पार्टी ने ऐसा क्या करा है जो आप समाजवादी पार्टी को ही चुनने का काम करें? बेटी हूँ, बेहतर चुनूंगी और माननीय अखिलेश यादव जी को चुनूंगी और डॉक्टर अनीस बेग को चुनूंगी। माननीय अखिलेश यादव जी ने हमें महिला सुरक्षा 1090 दी और साइकिल दी, लैपटॉप दिया, विद्याधन दिया और बहुत कुछ ऐसा काम किया है। इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि समाजवादी पार्टी को ही आप वोट करें और माननीय अखिलेश यादव जी को भारी मतों से जिताएं। 2022 का विधानसभा चुनाव अब उत्तर प्रदेश में होने वाला है, आप कौन सी पार्टी की सरकार चुनेंगे? समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी को क्यों चुनेंगे? क्योंकि उन्होंने महिलाओं को इज्जत दी, सम्मान दिया, जो कि बीजेपी के आने से नहीं मिल पाया था। इसीलिए मैं समाजवादी पार्टी को ही सपोर्ट करना चाहूँगी और साथ ही साथ डॉक्टर अनीस बेग को ही सपोर्ट करूँगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के आने से साइकिल की सुविधाएं मिलती हैं, लैपटॉप की सुविधाएं मिलती हैं, विद्याधन योजना मिलता है, विधवाओं को पेंशन मिलती है। इसीलिए मैं बरेली की साइड से बोलूँ तो मैं अनीस बेग को ही सपोर्ट करूँगी और साथ ही साथ ये भी बोलूँगी आप भी सपोर्ट करें।